पेंसिल्वेनिया में दो वैज्ञानिक अपलाचियन ट्रेल के 1000 फीट नीचे एक गुफा की खोज कर रहे हैं। वे पुरानी चट्टान की परतों को तोड़ते हैं और एक अज्ञात गुफा प्रणाली की खोज करते हैं। अचानक उन्हें एक अजीब शोर सुनाई देता है और वे एक गुफा से उड़ते हुए पंख वाले जीवों के एक झुंड को देखकर चौंक जाते हैं। खोजकर्ता भागना चाहते हैं, लेकिन जीव तुरंत उन्हें घेर लेते हैं और मार डालते हैं। मॉन्टक्लेयर में एली एक और स्कूल का दिन खत्म कर रही है और उन बुरे लड़कों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती है जो उसके बहरा होने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं। सौभाग्य से उसके पास उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉब है, जिसने उससे बात करने के लिए सांकेतिक भाषा सीखी है, भले ही वो होंठ पढ़ सकती हो। वो बहुत सहायक है और हाथ पकड़े हुए उसे घर तक छोड़ता है। जब एली घर पहुंचती है तो उसका तुरंत पारिवारिक कुत्ते ओटिस द्वारा स्वागत किया जाता है और उसके भाई जूड द्वारा उसका अपमान किया जाता है। उसकी माँ केली उसे देर से आने के लिए डांटती है, लेकिन रॉब के साथ उसके रिश्ते के लिए उसे चिढ़ाती भी है। अचानक ओटिस भौंकना शुरू कर देता है और एली देखती है कि उसके बाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि बाहर कुछ खतरनाक हो। उस रात एली को इलाके के ऊपर हेलीकॉप्टरों का एक झुंड और दूरी में कुछ धुआं दिखाई देता है। फिर उसे अपनी दादी लिन धूम्रपान करते हुए मिलती है, जिसे उन्हें कमजोर फेफड़ों के कारण नहीं करना चाहिए। एली वादा करती है कि वो केली को नहीं बताएगी। उसके बाद एली अपने माता पिता को चैट करते हुए देखती है और खुलासा करती है कि उसने अपनी सुनने की क्षमता और अपने दादा दादी पिता की तरफ से को 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन उसे लगता है कि उसके माता पिता ने सबसे ज्यादा खोया है। वो बिस्तर पर जाती है और अपनी मेज पर रॉब का एक संदेश देखती है, जिसमें रात के आकाश में उड़ने वाले जीवों के एक रहस्यमय झुंड का एक वीडियो शामिल है। उसके पिता ह्यूग अचानक उसे रोकते हैं, जो रॉब को लेकर उसे चिढ़ाते भी हैं। एली फिर सोने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ओटिस तनावग्रस्त है। बाद में आधी रात को केली एली को जगाती है और उसे लिविंग रूम में लाती है, जहां परिवार और ह्यूग का सबसे अच्छा दोस्त ग्लेन खबर देख रहे हैं। कई अमेरिकी शहर हमले की चपेट में हैं और खतरा धीरे धीरे देश में फैल रहा है। पहले वे कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, लेकिन जल्द ही फोन वीडियो वायरल हो जाते हैं जिनमें सड़कों पर कटे हुए शव दिखाई देते हैं। एक वीडियो में एक माँ दिखाई देती है जिसने अपने बेटे के मुंह पर टेप लगाया है और वो एक संकेत लगाती है जिसमें लिखा है शोर मत करो। उसी क्षण उन्हें एक विस्फोट सुनाई देता है और परिवार जेट विमानों को उड़ते हुए देखने के लिए बाहर भागता है। जब वे अंदर वापस जाते हैं तो खबर खोज टीम का एक नया वीडियो दिखा रही है जो पुष्टि करता है कि कुछ प्राचीन जीव एक पुरानी गुफा से बच गए हैं और अब मनुष्यों पर हमला कर रहे हैं। अचानक टीवी आपातकालीन प्रसारण प्रणाली में बदल जाता है, जो सभी को अंदर रहने के लिए, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने के लिए और शोर न करने की सलाह देता है। एली बताती है कि शोर के कारण शहर सबसे बुरी जगह है, इसलिए परिवार सामान पैक करने और शहर छोड़ने का फैसला करता है। ग्लेन और जूड एक कार में निकलते हैं और अन्य लोग ओटिस के साथ दूसरी कार में बैठते हैं। जैसे ही वे दूर ड्राइव करते हैं, वे नोटिस करते हैं कि पूरे शहर को धुआं कवर कर रहा है। सबवे सुरंगों में ट्रेन रुक गई है और बहुत सारे लोग अंदर फंसे हुए हैं जो शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक बच्चा रोना शुरू कर देता है और यात्री उसे माँ से दूर ले जाते हैं, उसे ट्रेन से बाहर फेंकने का इरादा रखते हैं। माँ हताश होकर अपने बच्चे को वापस पकड़ लेती है और घोषणा करती है कि वो उसके साथ जा रही है। माँ और बेटी ट्रेन से निकल जाती हैं और चुपचाप सुरंग से गुजरती हैं। हालांकि जब बच्चा गलती से अपनी शांत करने वाली चीज गिरा देता है तो वो फिर से रोती है और जीव जल्दी से दिखाई देते हैं। माँ बच्चे के साथ भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो पर्याप्त तेज नहीं है और ट्रेन में यात्री उन्हें मारे जाते हुए देखते हैं। परिवार के पास वापस वे रेडियो पर सुनते हैं कि मृत्यु दर विनाशकारी संख्याओं तक पहुंच गई है। एली अपने टैबलेट पर रॉब से बात करती है और वह बताता है कि उसके परिवार ने अधिकारियों द्वारा अनुशंसित के अनुसार घर पर रहने का फैसला किया। आखिरकार परिवार आपूर्ति के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और एली ओटिस को पेशाब करने के लिए घुमाती है। अचानक ओटिस एक सशस्त्र व्यक्ति पर भौंकना शुरू कर देता है, जो आसमान पर गोली मारता है और परिवार से उनकी कार मांगता है। ह्यूग उसे चाबियां देने के लिए तैयार है, हालांकि ग्लेन आदमी के पैर में गोली मारता है और ओटिस उसे काटने के लिए कूदता है। फिर ग्लेन आदमी का हथियार लेता है और परिवार अपनी कारों में निकल जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि आदमी के साथ क्या हो सकता है। तनाव और डर आखिरकार जूड को इतना चिंतित कर देता है कि वो अपने माता पिता के साथ सवारी करने के लिए अपनी कारों को बदलने का विकल्प चुनता है। एली अपने टैबलेट पर खबर का पालन करना जारी रखती है और सीखती है कि उन्होंने जीवों का नाम वेस्प्स रखा है क्योंकि वे झुंड में आते हैं। अचानक ह्यूग ब्रेक मारता है, आखिरी सेकंड में एक दुर्घटना से बचता है। सड़क यातायात से भरी हुई है, इसलिए वे ऑफ रोड और सभ्यता से दूर जाने का फैसला करते हैं। वे एक गेट पार करते हैं और एक अलग सड़क पर पहुंचते हैं, जबकि रेडियो उन सभी राज्यों का उल्लेख करता रहता है जो हमले की चपेट में हैं। अपने टैबलेट पर एली देश की सभी त्रासदियों की भयानक तस्वीरें देखती है। कुछ घंटों तक ड्राइव करने के बाद ग्लेन अपनी कार से दूसरों को फोन करता है, ये कहते हुए कि सड़क मुश्किल हो रही है, इसलिए वो रास्ता साफ करने के लिए रुक जाएगा। हालांकि कुछ हिरण अचानक जंगल से बाहर आते हैं और रास्ते को रोकते हैं,
जिससे ग्लेन उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है और सड़क से उतर जाता है। उसकी कार एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है और उसकी छत पर उतरती है, जिससे ग्लेन अंदर फंस जाता है। ह्यूग मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन चाहे वो कितना भी खींचे वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता है और ग्लेन का पैर फंस गया है, इसलिए उसे खिड़की से बाहर नहीं खींचा जा सकता है। केली 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है और ह्यूग फिर से एक उपकरण के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। स्थिति से समझौता करते हुए ग्लेन ह्यूग से उसे उसकी बंदूकें लाने के लिए कहता है और एक बार जब उसके पास वे होती हैं तो वो परिवार से उसके बिना जाने के लिए कहता है। ह्यूग झिझकता है और मदद के साथ लौटने का वादा करता है। परिवार वापस कार में बैठ जाता है और ओटिस भौंकना शुरू कर देता है। एली नोटिस करती है कि उसके बाल खड़े हो रहे हैं और शोर मत करो चेतावनी को याद करती है, इसलिए वो अपने पिता से इंजन बंद करने के लिए कहती है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है और एक वेश्प कार की खिड़की से टूट जाता है। ओटिस जब इसे देखता है तो और भी बुरा भौंकता है, जो बदले में और भी वेस्प्स को आकर्षित करता है जो खिड़कियों से टकराते रहते हैं। लिन चिल्लाती है और ग्लेन द्वारा सुनी जाती है, जो वेस्प्स की दहाड़ भी सुन सकता है। परिवार को बचाने के लिए वो अपनी बंदूकें चलानी शुरू कर देता है, जिससे वेस्प्स उसकी कार को घेर लेते हैं और उसे जल्दी से मार डालते हैं। ह्यूग उसे शांत करने की कोशिश करता है, तब भी ओटिस भौंकना बंद नहीं करेगा, इसलिए ह्यूग के पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी बेटी की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए वो ओटिस को कार से बाहर धकेलता है और वेस्प्स को उसे मारने देता है। कुछ घंटों बाद परिवार अभी भी कार में है। जगह शांत है, लेकिन अभी भी कुछ वेस्प्स आसपास हैं, इसलिए परिवार कार शुरू करने से डरता है। हालांकि वे हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते हैं, इसलिए ह्यूग बहुत सावधानी से जांच करने के लिए कार छोड़ देता है। उसी क्षण लिन को अस्थमा का दौरा पड़ता है और इनहेलर को पकड़ने में लगने वाले कुछ सेकंड एक वेश्प के लिए कार के ऊपर उतरने के लिए पर्याप्त हैं। ह्यूग धीरे धीरे वो उपकरण पकड़ता है जिसे उसने पहले गिरा दिया था और उसे आगे फेंक देता है, इसलिए वेश्प उसे नोटिस किए बिना उसके पीछे जाता है। वेश्प के उड़ जाने के बाद ह्यूग कार में लौटता है और सांकेतिक भाषा का उपयोग करके समझाता है कि जीव आवाज से शिकार करते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। परिवार सभी उपकरणों को बंद करने और केवल सांकेतिक भाषा का उपयोग करके बात करने के लिए सहमत होता है। फिर ह्यूग लिन से उसका लाइटर मांगता है, जिससे केली को झटका लगता है कि उसकी मां धूम्रपान करती है। ह्यूग ग्लेन की कार में जाता है और शव को अलविदा कहने के बाद वो कार को आग लगा देता है। वेस्प्स तुरंत जलते हुए वाहन को घेर लेते हैं और जब कार फट जाती है तो वे मर जाते हैं। अब परिवार पैदल यात्रा जारी रख सकता है। लंबी पैदल यात्रा से लिन और बुरा महसूस करती है, इसलिए जब भी उसे सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे शोर न करने के लिए सावधान रहना पड़ता है और वह अपना इनहेलर उपयोग करती है। परिवार आराम करने के लिए रुकने के लिए सहमत होता है और ह्यूग को ओटिस के साथ जो हुआ उसके लिए एली से माफी मांगने का मौका मिलता है, ये समझाते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लिन चाहती है कि केली आखिरकार बच्चों को बताए कि उसे फेफड़ों का कैंसर है, लेकिन केली दिन को और अधिक निराशाजनक बनाने से मना कर देती है। अपनी दूरबीन का उपयोग करते हुए जूड पास में एक घर देखता है और परिवार वहां जाता है। जब तक वे बाड़ तक पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और जैसे ही ह्यूग इसे खोलने की कोशिश करता है वो गलती से एक घंटी बजा देता है। जल्द ही एक वेश्प बाड़ पर उतरता है। उसी समय घर का मालिक बाहर आता है, किसी भी घुसपैठिए को गोली मारने की धमकी देता है। ऐसा लगता है कि उसके अलगाव ने उसे स्थिति से अनभिज्ञ रखा है और उसकी आवाज तुरंत वेस्प्स के एक झुंड को आकर्षित करती है, जो उसे जल्दी से मारने के लिए कुएं में धकेल देते हैं। परिवार एक वैकल्पिक प्रवेश द्वार की तलाश करने का फैसला करता है और पास में एक जल निकासी पाइप ढूंढता है। ह्यूग पहले जाता है और पाइप के माध्यम से रेंगता है। मिट्टी में छिपे एक सांप को नोटिस नहीं करता है। जब वो दूसरी तरफ जाता है तो वो घर में प्रवेश करता है और पुष्टि करता है कि ये खाली है, इससे पहले कि वो अपने परिवार को अंदर आने के लिए इशारा करे। समूह भी पाइप के माध्यम से रेंगना शुरू कर देता है और इस बार सांप बाहर आता है, उन पर फुफकारता है। पाइप एक गूंज पैदा करता है और एक वेश्प फुफकार सुनता है, इसलिए वो हमला करने से पहले सांप को पकड़ने के लिए अंदर उड़ता है। उसी समय एक दूसरा वेश्प दूसरे छोर पर जाता है और केली पर हमला करता है, उसके पैर को घायल करता है। उसके चिल्लाने को सुनकर ह्यूग वुडचॉपर को सक्रिय करने के लिए दौड़ता है और सभी वेस्प्स सीधे मशीन में उड़ जाते हैं, तुरंत मारे जाते हैं। उसके बाद परिवार केली को घर के अंदर ले जाता है। लिन पूर्व में नर्स थी, इसलिए वो घाव की देखभाल के लिए केली की पैंट काटती है, जो उनकी अपेक्षा से अधिक गंभीर है। केली के सो जाने के बाद लिन और ह्यूग एक पेय साझा करते हैं। बाहर वेस्प्स मृत घर के मालिक पर खाना जारी रखने के लिए कुएं में वापस आते हैं। ऊपर की मंजिल पर एली अपने टैबलेट का उपयोग करके रॉब के संपर्क में आने का प्रबंधन करती है, जो उलझा हुआ और गंदगी से ढका दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं
और एली उसे केबिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी क्षण कनेक्शन समाप्त हो जाता है। अगली सुबह एली खबर पर देखती है कि बहुत से लोग वेस्प्स को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देख रहे हैं और यहाँ तक कि नास्तिकों को जला भी रहे हैं। लिन केली के घाव की जांच करती है और नोटिस करती है कि ये बदतर हो रहा है, इसलिए वो दूसरों को बताती है कि उसे जीवित रहने के लिए एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है। तहखाने से एक दरांती लेने के बाद ह्यूग एली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जूड साथ आना चाहता है, लेकिन ह्यूग उसे अपनी दादी की रक्षा करने के लिए कहता है। फिर ह्यूग और एली सामने का गेट बस थोड़ा सा खोलते हैं, जबकि ये सुनिश्चित करते हैं कि घंटी फिर से ट्रिगर ना हो। ह्यूग दरवाजे को जमीन से कसता है ताकि कोई अन्य शोर न हो और जोड़ी सावधानी से संकीर्ण अंतर से बाहर निकलती है। इलाके में बहुत सारे वेस्प्स उड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ी उन्हें नजरअंदाज करती है क्योंकि वे निकटतम शहर की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्हें मृत शरीर मिलते हैं जिनमें घाव होते हैं, जो इंगित करते हैं कि अन्य मनुष्यों ने यह किया। जब वे शहर में जाते हैं तो उन्हें यह खाली मिलता है जिसमें हर जगह खून के धब्बे होते हैं। रेवरेंड को दूर से उन्हें देखते हुए नोटिस नहीं करते हैं। फार्मेसी का सामने का दरवाजा बंद है, इसलिए ह्यूग और एली को पीछे से प्रवेश करना होगा। अंदर उन्हें उन लोगों के आधे खाए हुए शवों की सड़ने वाली गंध से मारा जाता है जिन्हें आपूर्ति लेने की कोशिश करते समय मारा गया था। जब ह्यूग एंटीबायोटिक्स लेता है तो एली शवों पर करीब से नजर डालती है और पता लगाती है कि वेस्प्स ने उनके अंदर अंडे दिए हैं। अचानक एक बेबी वेस्प अंडा तोड़ता है और एली के चेहरे पर द्रव छिड़कता है जिससे वो सांस लेती है। 3 बड़े वेस्प्स उसे सुनते हैं और अलमारियों पर उतरते हैं, दूसरे शोर का इंतजार करते हैं। एली चारों ओर देखती है और एक फायर अलार्म देखती है, इसलिए ह्यूग एक पोंछा मांगता है। एली के चुपचाप उसे एक सौंपने के बाद ह्यूग इसे आग लगाता है और अलार्म को सक्रिय करने के लिए इसे ऊपर उठाता है। गूंजने वाला शोर और पानी वेस्प्स को भ्रमित करता है, जिससे ह्यूग और एली को फार्मेसी से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। शहर से बाहर निकलने के रास्ते में उन्हें रेवरेंड मिलता है, जो उनसे पीछा करता है जब वे उससे बचने की कोशिश करते हैं। चुपचाप संवाद करने के लिए रेवरेंड उन्हें अपनी नोटबुक पर अपना लेखन दिखाता है। उन्हें हशेड नामक अपने झुंड में शामिल होने के लिए कहता है। एली और ह्यूग प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और दूर चले जाते हैं, जबकि रेवरेंड उन पर फुफकारता है, ये खुलासा करते हुए कि उसकी जीभ हटा दी गई थी। जल्द ही जोड़ी घर लौट आती है और दवा केली को बेहतर महसूस करने में मदद करती है। ह्यूग टीवी से अधिक खबर प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं है। एली उसे बताती है कि उसने अपने टैबलेट से जो आखिरी चीज सीखी, CNN एक बंकर से प्रसारण कर रहा है और उनका सिग्नल कमजोर है। साथ ही वेस्प्स को तीव्र ठंड पसंद नहीं है और बर्फ में उनके मृत होने की तस्वीरें हैं। इसका मतलब है कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर के लोग जीवित हैं। दूसरी ओर देश के पूरे क्षेत्र को नक्शे से मिटा दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों को ग्रे कहा जाता है क्योंकि वे सभी तकनीक से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जूड खुद को कार्ड के साथ मनोरंजन करने की कोशिश करता है और ह्यूग उसके लिए एक दांव काटता है ताकि वो भी लड़ सके। एक दोपहर रेवरेंड लोगों के एक समूह के साथ घर के बाहर दिखाई देता है, जिनकी जीभ गायब है। ह्यूग बाहर आता है और उनसे परिवार को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रेवरेंड उनसे जुड़ने के लिए कहता रहता है और उल्लेख करता है कि एली उपजाऊ है। गुस्से में ह्यूग उन्हें धमकी देने के लिए एक हथियार बाहर लाता है, लेकिन रेवरेंड जानता है कि वो गोली नहीं मारेगा क्योंकि शोर वेस्प्स को आकर्षित करेगा। समूह एक मूक प्रार्थना साझा करने के बाद वे चले जाते हैं। कुछ देर बाद एली को रॉब से एक संदेश मिलता है, जो उसे बताता है कि वो ठंडे उत्तर की ओर जा रहा है, जहां बचे लोगों ने एक शरण बनाई है। दुर्भाग्य से रॉब उसे दिशा निर्देश दे इससे पहले कि सिग्नल फिर से कट जाता है। आधी रात को ह्यूग को एक शोर सुनाई देता है और परिवार बाहर जांच करता है ताकि दरवाजे पर एक लड़की इंतजार कर रही हो। वे उसे अंदर आने देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसकी जीभ गायब है। लड़की को रेवरेंड ने भेजा था और जब वो अपनी जैकेट खोलती है तो वो अपने शरीर के चारों ओर बंधे फोनों का एक गुच्छा प्रकट करती है। उसी समय एली अपनी खिड़की में एक छाया नोटिस करती है और करीब से देखने पर पता चलता है कि कांच पर एक फोन टेप किया गया है। अचानक वो फोन और लड़की के चारों ओर वाले बजना शुरू कर देते हैं, जिससे वेस्प्स घर की ओर उड़ना शुरू कर देते हैं और खिड़कियों से टकराते हैं। ह्यूग लड़की से सभी फोन लेता है और उन्हें पानी में फेंक देता है, प्रभावी ढंग से उन्हें शांत कर देता है। एक वेश्प एली की खिड़की से टूटने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह कमरे से बाहर भागती है और समय पर दरवाजा बंद कर देती है। एक बार जब सभी फोन बजना बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि वेस्प्स हार मानने वाले हैं। हालांकि एक और फोन एक और खिड़की में शोर मचाते हुए पाया जाता है। चूंकि वेस्प्स कांच तोड़ने के करीब हैं, ह्यूग और जूड खिड़की को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं तहखाने में छिपने के लिए दौड़ती हैं। वहां 3 हशेड सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं और वे तुरंत एली को पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। केली उन्हें हथौड़े से हमला करने की कोशिश करती है,
लेकिन वे उसे आसानी से धक्का देते हैं और अपनी बेटी के साथ छोटी लड़की को लेकर भाग जाते हैं। लिन उनके पीछे जाती है और उन्हें जमीन पर धकेल देती है। उसी समय एली उनके हाथों को काटती है ताकि वे उसे छोड़ दें। जैसे ही एली भाग जाती है, लिन चिल्लाती है, वेस्प्स के एक झुंड को आकर्षित करती है जो तुरंत उसे और अधिकांश अपहर्ताओं को मार डालते हैं। परिवार बाहर आता है और लिन के लिए रोता है, लेकिन दुर्भाग्य से और अधिक हशेड दिखाई देते हैं। जल्दी से एली को फिर से पकड़ लेते हैं। उसे बचाने के लिए हताश केली, ह्यूग और जूड समूह के पीछे जाते हैं। किसी भी हशेड को चाकू मारने में संकोच नहीं करते जो वापस लड़ने की हिम्मत करता है। जब एली को आजाद किया जाता है तो वो भी लड़ाई में शामिल हो जाती है और एक आदमी को एक बड़ी चट्टान से सिर पर मारती है। ह्यूग रेवरेंड से निपटता है और उसे गला घोटने की कोशिश करता है, केवल रेवरेंड के लिए उसे एक चाकू से वार करने के लिए। फिर ह्यूग एक सिर से मार से जवाबी कार्रवाई करता है, आदमी को नीचे गिरा देता है। केली के अंतिम आदमी को मारने के बाद केवल खड़े हशेड छोटी लड़की और एक महिला हैं जो डर में दूर चले जाते हैं। केली ह्यूग के घाव से चाकू निकालती है और वो रेवरेंड को मारने के लिए अपने हथियार का उपयोग करता है। अगले दिन परिवार उत्तर की ओर यात्रा शुरू करता है, केवल रात में आराम करने के लिए रुकता है। आखिरकार वे एक पहाड़ पर पहुंचते हैं और बचे लोगों द्वारा छोड़े गए संकेतों का पालन करके शरण पाते हैं। उनकी एली रॉब के साथ फिर से मिलती है, जो उसे धनुष का उपयोग करना सिखाता है, और अब वे वेस्प्स का शिकार करते हैं जब वे उनके नए घर के बहुत करीब आते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।